हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। थर्ड लॉ। अब न्यूटन का थर्ड लॉ हमारा क्या बताता है? न्यूटन का थर्ड लॉ हमें बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब आपको ये सेंटेंस तो बच्चे बड़ी आसानी से याद कर लेते हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अब ये होता कैसे है कि कैसे करें, देखिए क्या होता है। अब जैसे कि मान लीजिए मैं आपको ये कह रही हूं कि आप जहां पर भी बैठे हैं, जिस भी कमरे में, जिस भी जगह पर बैठे हैं, उसमें जो भी दीवार है आपको उस दीवार को फोर्स लगानी है। ठीक है, आप उस दीवार को धक्का लगा रहे हैं। आप दीवार को धक्का लगा रहे हैं। अब वर्क डन तो जीरो है क्योंकि दीवार अपनी जगह से नहीं हिलेगी। ठीक है, लेकिन तो वर्क डन तो जीरो हो गया, लेकिन आप कुछ देर बाद देखेंगे कि जब आप दीवार को हिलाने की कोशिश कर रहे थे आप थक गए। जब काम हुआ ही नहीं तो आप थक कैसे गए? क्यों थके? जब आप दीवार को धक्का दे रहे थे, एक्शन लगा रहे थे, तो दीवार आपको पीछे की तरफ धकेल रही थी, अपना रिएक्शन दे रही थी। और जब वो अपनी रिएक्शन दे रही थी, अपनी फोर्स से आपको पीछे धकेल रही थी, वो फोर्स आपकी एनर्जी को ड्रेन कर रही थी, आपको थका रही थी। जैसे कि आप मान लीजिए कि एक ऐसा आदमी है जिसके पास बहुत सारे पालतू काउज या बुल्स हैं। ठीक है, वो खेत में उनको प्लोइंग करने के लिए यूज़ कर रहा है फार्मर। ठीक है, अब मान लीजिए कि जो वो बुल है वो उस खेत में वो उसको काम करने नहीं दे रहा, बुल का काम करने का मन नहीं है। तो वो क्या कर रहा है फार्मर? उसको रस्सी से आगे खींच रहा है कि चलो, लेकिन बुल क्या कर रहा है? उसको पीछे खींच रहा है कि मैं नहीं चलूंगा। तो एवरी एक्शन, फार्मर क्या कर रहा है? उसको आगे खींच रहा है, बुल उसको पीछे खींच रहा है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो इस तरह से न्यूटन के इस थर्ड लॉ के बेसिस पर हम बहुत सारे ना हमारी डेली लाइफ की हमारी एप्लीकेशंस को यूज करते हैं। सिंपल, हम सब क्या करते हैं? चलते हैं। हम चल रहे हैं, जमीन पर आगे जा रहे हैं, हमारे फुट आगे जा रहे हैं, तो जमीन जो है हमारे फुट क्या कर रही है? पीछे कर रही है, हमारे उसको पीछे खींच रही है। तो एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मान लीजिए स्नोफॉल हो गई और बर्फ गिर गई सारे सड़कों में, गलियों में। ठीक है, अब आप चल रहे हैं तो आपके पैर आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन जो बर्फ है उसकी फोर्स आपको पीछे खींच रही है। आप आगे जा रहे हैं, बर्फ की फोर्स आपको पीछे खींच रही है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब आप मान लीजिए बर्फ नहीं है, सड़क पर ऐसे ही चल रहे हैं, आप आगे जा रहे हैं, अपनी फोर्स लगा रहे हैं, और आप सड़क को क्या करते जा रहे हैं? पीछे छोड़ते जा रहे हैं। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक, मान लीजिए स्विमिंग करते हैं, तो स्विमिंग करता है स्विमर क्या करता है? अपने हाथों से उसको पानी के फोर्स को काटता चला जाता है। अपने हाथों से उस फोर्स को काटा जा रहा है, एक्शन कर रहा है, तो पानी क्या कर रहा है? उसको पीछे की तरफ खींच रहा है। तो वो पैरों को भी चला रहा है और पानी की फोर्स को काटने की कोशिश कर रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इसी तरह जैसे अब सिंपल एक आपको एग्जांपल बताती हूँ क्या करना है आपको। इसको अगर चेक करना है, आप एक बलून लीजिए और उसमें हवा भरिए। ठीक है, पूरी हवा भर लीजिए बलून को, और उसके मुंह को अभी बंद मत कीजिए। जब आपने पूरे बलून में हवा भर ली, उसको रिलीज कीजिए। आप देखेंगे कि अगर हवा जो है इस साइड से निकल रही है तो बलून जो है इस साइड मूव करेगा। अगर हवा, आपने बलून का जो ओपन मुंह है, अगर वो नीचे से निकल रही है तो बलून ऊपर जाएगा। क्यों? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जैसे कि हमारा क्या होता है, जितने भी हमारे जेट प्लेन होते हैं, हम देखते हैं कि वो फ्यूल से चलते हैं, तो उनका जो फ्यूल होता है वो हमारा नीचे की तरफ हमें निकलता हुआ दिखाई देता है। जब आप न्यूज़ में देखते हैं कि सैटेलाइट को लॉन्च किया और सैटेलाइट की जब वो गिनती पूरी हो जाती है और वो सैटेलाइट हवा में ऊपर चला जाता है, तो जो उसका फ्यूल होता है वो हमें नीचे दिखता है, वो नीचे रिलीज हो रहा होता है। लेकिन जो जेट है वो कहाँ जा रहा होता है? सैटेलाइट का जो जेट है वो ऊपर जा रहा होता है। फ्यूल नीचे निकल रहा है, जेट ऊपर जा रहा है। क्यों? एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का इक्वल और अपोजिट रिएक्शन होता है। जैसे अगर आप कभी भी कहीं घूमने गए हैं, कुछ है, पानी वाटर बॉडी में, आप बोट में जैसे ही पैर डालते हैं, पैर को आप पूरा टिकाते हैं, तो आपको लगता है बोट ना आपसे दूर जा रही है। क्यों जा रही है? आप तो अपनी फोर्स लगा रहे हैं, और उस फोर्स का अपोजिट रिएक्शन क्या हो रहा है? बोट पीछे की तरफ जा रही है, तो अपोजिट रिएक्शन हो रहा है। इसी तरह जो हमारे फायर फाइटर्स होते हैं, जब वो कहीं फायर को कंट्रोल करने के लिए जाते हैं तो उनके पास एक बहुत बड़ा सा हॉस पाइप होता है। वो उस हॉस पाइप को जैसे ही ऑन करते हैं
तो उनको एक बहुत तेज का जर्क लगता है। जर्क मतलब झटका लगता है। क्यों? पानी तो आगे जा रहा है और जितनी फोर्स से पानी आगे जा रहा है वो जो हॉस पाइप है वो उतनी ही फोर्स उनको पीछे की तरफ खींच रहा है। क्योंकि वो पीछे की तरफ खींच रहा है तो उनको क्या लग रहा है? एक झटका लग रहा है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। सिमिलरली जब आप किसी मेले में जाते हैं, आपको वहाँ पर ये होता है बहुत सारे बैलून लगे हैं और आपको ना गन से उस बैलून को शूट करना है। तो जब आप बैलून को शूट करने लगते हैं तो आप देखते हैं कि जो बुलेट है वो तो आगे की तरफ जा रही है, लेकिन जो गन है वो आपको पीछे एक जर्क दे रही है। क्यों? बुलेट आगे जा रही है जितनी फोर्स से, उतनी ही फोर्स से गन जो है वो पीछे जा रही है। बुलेट आगे और गन पीछे। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। इस तरीके से हमारे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होते हैं। जैसे कि बहुत सारे टांगा चलाने वाले होते हैं या बैलगाड़ी वाले हमें दिख जाते हैं सड़कों पर, तो वो क्या करते हैं? उसको मारते रहते हैं। जब वो रुक जाता है तो वो जैसे ही उसको मारते हैं वो आगे की तरफ बढ़ता है और एक उसको जर्क लगता है। एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो जब हमने न्यूटन का सेकेंड लॉ करा, हमने देखा कि जो फोर्स है वो मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, और जब दो बॉडीज एक दूसरे से टकराती हैं तो जो हल्की वाली बॉडी होती है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। लेकिन हम तब भी बार बार एक शब्द यूज़ कर रहे थे कि टोटल मोमेंटम चेंज नहीं होता। टोटल मोमेंटम चेंज क्यों नहीं होता, इस चीज़ को आज क्लियर करेंगे। मोमेंटम का हमारा फॉर्मूला क्या होता है? देखिए, मोमेंटम हमारा होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है। अब मान लीजिए कि एक बाइसिकल और एक कार आपस में हिट हो गई। ठीक है। तो मान लीजिए बाइसिकल का मास और वेलोसिटी मैंने m1 और v1 ले लिया और कार का मास और वेलोसिटी मैंने m2 और v2 ले लिया। ठीक। मैंने क्या कहा? क्योंकि कार ज़्यादा बड़ी थी, ज़्यादा हैवियर थी, तो जो इसका मास था कार का वो इसकी स्पीड में चला गया। इसकी स्पीड बढ़ गई, मास तो इसका ज़्यादा था। अब क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ गई, इसका तो मास कम था तो इसकी स्पीड क्या रही? कम रही। इसका मास कम था तो इसकी स्पीड कम रही। इसका मास ज़्यादा था तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। तो आप इसको ध्यान से देखिए, टोटल क्या रहा? टोटल तो फिक्स रहा, टोटल तो सेम रहा। तो जो टोटल मोमेंटम होता है वो हमारा फिक्स रहता है। हमारा मास इनटू वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो एट द एंड वो फिक्स ही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। इसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं, जिसमें हम ये सिखाते हैं कि एनर्जी को हम ना तो क्रिएट कर सकते और एनर्जी को ना हम डिस्ट्रॉय कर सकते। एनर्जी अपनी फॉर्म्स को ट्रांसफॉर्म कर लेती है, चेंज कर लेती है, लेकिन कभी भी ख़त्म नहीं होती। तो नेचर में जितनी भी एनर्जी है वो उससे भले ही वो फॉर्म चेंज कर ले, बट टोटल एनर्जी का जितना भी कांस्टेंट है, कोशेंट है, वो सेम रहेगा। यही बात हमारे मोमेंटम पे लागू होती है कि भले ही मान लीजिए बाइसिकल है, कार है, या मान लीजिए कार है और ट्रक है। अब मान लीजिए मैंने कार और ट्रक का वो ले लिया। ट्रक तो बहुत बड़ा है और ट्रक का मास बहुत ज़्यादा है। तो जब कार और ट्रक का हमारा मान लीजिए कोलिजन होगा, हिट करेंगे एक दूसरे को, तो जो ट्रक का मास है वो इसकी स्पीड को बढ़ा देगा, और जो क्योंकि इसका मास कम था तो ट्रक को इतनी ज़्यादा स्पीड में अंतर नहीं आएगा। अब इसी से हमारा एक और चीज़ निकलती है कि जब दो ऑब्जेक्ट आपस में एक दूसरे से टकराते हैं, तो मान लीजिए कार और ट्रक ही है, तो आप बताइए मुझे, जब कार और ट्रक एक दूसरे से कोलाइड हुए तो इंजरी किसके पैसेंजर्स को ज़्यादा होगी? ट्रक के पैसेंजर्स को कि कार के पैसेंजर्स को? डेफिनेटली कार के पैसेंजर्स को। क्यों होता है ऐसा? हमने तो ये देखा कि मोमेंटम तो हमारा फिक्स रहता है, तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इसका मास जो था वो क्या था? इसका मास ज़्यादा था। अब जब इसका मास ज़्यादा था तो इसने इसको हिट करा तो इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई। इसकी स्पीड ज़्यादा हो गई इसके मास की वजह से, तो इसमें बैठे पैसेंजर्स को चोट ज़्यादा लगेगी। क्योंकि इसका मास कम था तो इसका स्पीड में बहुत कम अंतर आया, स्पीड इसकी ज़्यादा चेंज नहीं हुई। क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा चेंज नहीं हुई, इसीलिए इसमें बैठे हुए पैसेंजर्स को इतनी चोट नहीं आएगी। अब अगर इसी रूल को मैं बाइसिकल और कार पे लगा लूँ, तो मान लीजिए कार और बाइसिकल हिट करती है तो किसको ज़्यादा इंजरी होगी? बाइसिकल वाले को होगी, क्योंकि कार का मास ज़्यादा है। क्योंकि कार का मास बहुत ज़्यादा है, तो कार का मास बाइसिकल के कंपैरिजन में ज़्यादा है, तो इसकी मास से इसकी स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि इसकी स्पीड बढ़ जाएगी
तो इसको जो भी राइड कर रहा है राइडर, उसको इंजरी ज़्यादा होगी। लेकिन कार, क्योंकि बाइसिकल का मास बहुत ज़्यादा नहीं है, कार में बैठे पैसेंजर्स को या ड्राइवर को कोई भी चोट नहीं लगेगी। इस तरीके से हमने न्यूटन के तीनों लॉ पढ़ लिए। पहला लॉ हमें क्या बताता था कि अगर एक ऑब्जेक्ट हमारा मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर हमारा एक ऑब्जेक्ट मोशन में नहीं है तो वो फिक्स रहेगा अनलेस एंड अनटिल उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई। दूसरा हमारा ये बताता था कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, और फोर्स हमारा पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव होगा तो मतलब जिस डायरेक्शन में हमारा वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, फोर्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में लगाई जा रही है। और तीसरा लॉ हमें बताता है एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये न्यूटन के जो 3 लॉ हैं, इनके बेसिस के ऊपर जो भी हमारे अब एप्लीकेशन बेस्ड हमारे एग्जाम्पल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स होंगे, वो हम अपनी अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि।